गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है चट्टानों का अपक्षय। तो चलिए अपन आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है चट्टानों का अपक्षय। देखो बच्चों, चट्टानों का अपक्षय जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो चट्टान है वो छोटे कणों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों में टूटने के परिणाम स्वरूप मृदा के जो पैतृक पदार्थ हैं उनका निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं चट्टानों का अपक्षय। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। देखो, ये अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो सतत रूप से एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह धीमी गति से चलती है और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपन इसकी पहले डेफिनेशन नोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के कणों के टूटकर छोटे कणों में, वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के टूटकर छोटे कणों में छोटे कणों में बदल दिया जाता है, जिससे मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया के अंदर जो चट्टानें हैं वो टूटकर छोटे कणों में बंट जाती हैं और छोटे कणों में बंटने के परिणाम स्वरूप ये जो कण होते हैं वो मृदा के लिए पैतृक पदार्थों का काम करते हैं और इन्हीं पदार्थों के माध्यम से मृदा का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चट्टानों के अपगठन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान ही मृदा का निर्माण होता है। अर्थात चट्टानों के अपगठन से ही मृदा का निर्माण होता है। बच्चों, यह जो प्रक्रिया होती है यह सतत रूप से एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। यह सतत रूप से धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बच्चों सतत रूप से होती है और यह धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो धीमी गति से होता है, अचानक उसका अपक्षय नहीं होता है। कई फैक्टर होते हैं जिसमें अचानक भी ये क्रिया होती हैं, लेकिन सामान्यतः मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये क्रिया धीमी गति से होती है। देखो बच्चों, ये प्रोसेस 3 चरणों में होती है या 3 प्रकार से हो सकती है। यह प्रक्रिया निम्न 3 प्रकार की हो सकती है।
ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की हो सकती हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनको एक बार अपन यहाँ नोट करते हैं। देखो बच्चों, पहली जो प्रक्रिया है, पहली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय या इसको यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है यांत्रिक अपक्षय। दूसरे प्रकार का जो अपक्षय है उसका नाम है बच्चों रासायनिक अपक्षय। दूसरे प्रकार के अपक्षय का नाम है रासायनिक अपक्षय। और तीसरे प्रकार की जो प्रोसेस है, तीसरे प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं जैविक अपक्षय। 3 प्रकार से अपन अपक्षय के बारे में स्टडी कर सकते हैं। 3 भागों में अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है बच्चों भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक अपक्षय की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपक्षय के पहले प्रकार भौतिक अपक्षय के बारे में। पहला जो प्रकार है बच्चों वो है अपने भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय। देखो बच्चों, सामान्यतः होता क्या है, भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंदर यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जो चट्टानें होती हैं वो छोटे कणों में टूट जाती हैं, छोटे छोटे कणों के अंदर टूट जाती हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जब ये चट्टानें छोटे कणों में टूटती है तो इस प्रक्रिया के दौरान इनके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब केवल उनके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, उसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं जैसे उसके चट्टान में थे। तो ध्यान रखना, इस प्रक्रिया के अंदर जो भौतिक प्रक्रम होते हैं उन प्रक्रमों के माध्यम से चट्टानें छोटे कणों में टूट जाती हैं, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि इस प्रक्रिया में चट्टानों के इस प्रक्रिया में चट्टानें छोटे कणों में टूट जाती है। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में चट्टानें छोटे कणों में टूट जाती हैं। केवल उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, केवल उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अर्थात चट्टानों के केवल भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता है, उनके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं चट्टानों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना बच्चों, चट्टानों के रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उनके भौतिक गुणों के अंदर ही परिवर्तन होता है। यह प्रक्रम निम्न प्रकार से संपादित हो सकता है, या यह प्रक्रिया निम्न प्रकारों
निम्न प्रकारों से हो सकती है। अर्थात जो भौतिक अपक्षय है वो निम्न प्रकारों के माध्यम से हो सकता है। उसका पहला जो प्रभाव है, पहला जो प्रकार है वो है तापक्रम। पहला प्रकार कौन सा है बच्चों? तापक्रम। तापक्रम का मतलब है तापमान। तापक्रम का मतलब है जो तापमान। कहने का मतलब तापमान जो होता है वो बढ़ने या घटने के परिणाम स्वरूप ही चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया होती है। अक्सर ये देखने में आता है कि जब तापमान बढ़ता है तो जो चट्टानों की ऊपर की परत होती है वो परत ताप बढ़ने के कारण क्या हो जाती है? फैल जाती है ताप के कारण। और जब तापमान कम हो जाता है तो वो सिकुड़ जाती है, और फिर यदि ताप ज़्यादा बढ़ता है तो वह पुनः जो चट्टान होती है वो फैल जाती है। तो इस प्रकार से तापमान के बढ़ने और घटने के कारण सामान्यतः उसकी जो सतह होती है चट्टान की वो फैलती और सिकुड़ती रहती है। उसके बार बार फैलने और सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो चट्टानें क्या होती है? बाद में टूट जाती है। तो इस प्रकार से जो तापमान होता है वो चट्टानों के अपक्षय में सहायता करता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि तापमान ताप के बढ़ने से चट्टानें फैलती हैं एवं ताप के कम होने से चट्टानें सिकुड़ती है। ताप के बढ़ने से बच्चों क्या होती है? चट्टानें फैलती हैं, और ताप के कम होने से चट्टानें सिकुड़ती है। आगे है बार बार चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने, बार बार चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के कारण चट्टानें टूटने लगती है, जिससे अपक्षय होता है, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। बार बार बच्चों चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें क्या होती हैं? टूटने लगती है, जिससे चट्टानों का क्या होता है? अपक्षय होता है। सामान्यतः ये देखने में आता है कि चट्टानों के अंदर यदि विशेष खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तो वो खनिज पदार्थ जो होते हैं वो तापमान से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और ज़्यादा प्रभावित होने के कारण जो चट्टानें होती हैं वो जल्दी ही फैलती है और जल्दी सिकुड़ जाती है। सामान्यतः ये धात्विक चट्टानें जो होती हैं उनमें ये गुण पाया जाता है, और खनिजों की जो उपस्थिति होती है वो चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने को क्या करती है? मात्रा को प्रभावित करती है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि खनिजों की मात्रा व प्रकार इस प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावित करता है। ध्यान रखना, अगर धात्विक चट्टानें हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में तापमान से प्रभावित होती हैं, और ऐसी चट्टानें क्या होती हैं? सामान्यतः अपक्षय की जो क्रिया होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये पहला कारक है तापमान, जिसके बारे में अपन ने यहाँ जानकारी ले ली है। दूसरे कारक की बच्चों अपन यहाँ बात करते हैं तो वो है आपके जल। दूसरा कारक जो भौतिक कारक है जो अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करता है वो है जल। जल क्या करता है बच्चों? जल का जब बहाव होता है, जब नदियाँ बहती हैं तो जल के बहाव के साथ ही जो चट्टानें होती हैं उसके जो कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो घर्षण के परिणाम स्वरूप क्या होते जाते हैं? टूटते जाते हैं। अर्थात चट्टानें जल के साथ घर्षण से धीरे धीरे क्या होती है? कमज़ोर हो जाती हैं, और उसके जो कण होते हैं वो टूट कर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। कई बार देखने में आता है कि पानी के बहाव के साथ जो
कण होते हैं, चट्टानों के टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं, वो आपस में घर्षण के परिणाम स्वरूप अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। और इस प्रकार से और भी छोटे कणों के निर्माण होने से मृत्तिका का निर्माण हो जाता है। ये चीज़ें आपने सामान्यतः नदियों के बहाव क्षेत्र में देखी होंगी। जब नदियाँ बहती हैं तो नदियों के साथ जो छोटे पत्थर आते हैं, जो बजरी होती हैं, ये चट्टानों के अपक्षय के ही अंश होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल का जब बहाव होता है तो जल के बहाव के साथ चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती हैं और ये चट्टानें इन कणों के साथ धीरे धीरे नदी के अंदर प्रवाहित होकर उसके तटों के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि जल के बहाव के साथ, जल के बहाव के साथ, जल के बहाव के साथ चट्टानें घर्षण से कमज़ोर हो जाती हैं। जल के बहाव के साथ चट्टानें घर्षण से कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे ये छोटे कणों में टूट जाती हैं। ये कण नदी जल के साथ बहकर और छोटे हो जाते हैं। ये कण नदी जल के साथ बहकर और छोटे हो जाते हैं, जिससे मृत्तिका, जिसको आप बोल सकते हैं बजरी, का निर्माण होता है। मृत्तिका का निर्माण होता है इन कणों के पानी के साथ बहाव के चले जाने से इनका निर्माण हो जाता है। तो जल जो होता है वो भौतिक कारक है जो किसको प्रभावित करता है, चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करता है। आगे तीसरे कारक की अगर हम बात करें तो बच्चों वो है बर्फ। तीसरा कारक जो है वो है बच्चों बर्फ। बर्फ के बारे में यदि हम बात करें तो जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों की जो दरारें हो जाती हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो दरारें हो जाती हैं, उन दरारों के अंदर जल जमा हो जाता है और ये जो जल होता है वो बर्फ़ में बदल जाता है। आगे अपन देखते हैं, आगे जो अपना कारक है तीसरा वो है बच्चों बर्फ़। देखो बच्चों, सामान्यतः क्या होता है कि चट्टानों की जो दरारें होती हैं उन दरारों के मध्य में जल भर जाता है और जब तापमान कम होता है और तापमान कम होने पे ये जो जल होता है वो बर्फ़ में बदल जाता है। आपको पता है बच्चों कि जल की तुलना में बर्फ़ का जो आयतन होता है वो अधिक होता है और सामान्यतः 9 गुना अधिक आयतन होता है जल की तुलना में बर्फ़ का आयतन 9 गुना अधिक होता है। तो जब बर्फ़ में बदलता है ये जल तो आयतन के बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो दरारें होती हैं वो और भी बड़ी हो जाती हैं। फिर कुछ समय बाद वहाँ पे फिर पुनः जल जमा हो जाता है और फिर जब ठंड का मौसम आता है, तापमान कम होता है तो फिर वो जल बर्फ़ में बदल जाता है और फिर दरार पहले से फिर और बड़ी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से ये जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों की ये दरारें बड़ी होती जाती हैं और धीरे धीरे चट्टानों की जो अपक्षय की क्रिया होती है वो बढ़ती जाती है। इन दरारों के टूटने के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं उनसे जो पत्थर होते हैं वो अलग होते जाते हैं और ये पत्थर धीरे धीरे छोटे पत्थरों में और फिर मृत्तिका में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बर्फ़ होती है वो सामान्यतः क्या करती हैं, सामान्यतः चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने का काम करती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि चट्टानों की दरारों में जमा जल बर्फ़ में जमा जल तापमान कम होने पर
तापमान कम होने पर बर्फ में बदलता है। बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है, जिससे दरारें बड़ी हो जाती हैं। जिससे दरारें क्या होती हैं बच्चों? दरारें बड़ी हो जाती हैं और दरारों के बड़े होने से चट्टानें टूट जाती हैं और इस प्रकार से बच्चों जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है चट्टानों की वो संपादित हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन देखते हैं कि जो बर्फ है वो बर्फ भी चट्टानों के अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करती है। आगे अगला टॉपिक जो है वो है बच्चों हिमनद। हिमनद के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो ये प्रक्रिया सामान्यतः जो ग्लेशियर होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमा रहती हैं और उस बर्फ़ के पिघलने के परिणाम स्वरूप नदियों के अंदर वर्ष भर पानी आता है, उस जगह पर यह प्रक्रिया होती है। सामान्यतः जो ग्लेशियर होते हैं उन ग्लेशियरों के अंदर बर्फ़ के पहाड़ जमे होते हैं और ये जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ये वास्तव में चट्टानों के ऊपर जमा हुआ पानी होता है। तो जब ये चट्टानों के ऊपर जमा हुआ जो ये ग्लेशियर है, जो ये बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो तापमान बढ़ने के कारण क्या होते हैं? पिघलते हैं और ये टूट के नीचे की तरफ खिसकते हुए आते हैं। जैसे नदी का पानी बहता हुआ आता है, नदी में पानी बह के आता है, वैसे हिमनद के अंदर जो बड़े बड़े जो बर्फ़ के खंड होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं वो बहते हुए आते हैं। जब ये बर्फ़ के टुकड़े बहते हुए आते हैं तो इसके नीचे की जो चट्टानें होती हैं, जिस चट्टान से ये खिसकते हुए आते हैं, उस चट्टान को घर्षण के परिणाम स्वरूप बारीक कर देते हैं और वहाँ घर्षण के कारण ये चट्टानें धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? टूटती जाती हैं और मर्दा कणों में विभाजित होती जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि ग्लेशियरों के बर्फ़ के पहाड़ों के टूटने के परिणाम स्वरूप जो हिमनद से बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाखंड निकलते हैं, ये चट्टानों के घर्षण के परिणाम स्वरूप उन चट्टानों को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। जिसने के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ये चट्टानें मर्दा कणों में मर्दा के जो पैतृक पदार्थ होती हैं उनका निर्माण कर देती हैं। तो यहाँ अपन नोट करते हैं बच्चों कि हिमनद ग्लेशियरों से टूटती हुई ग्लेशियरों से पिघली या टूटी हुई बर्फ के शिलाखंड होते हैं। हिमनद क्या होते हैं बच्चों? ग्लेशियरों से पिघली या टूटी हुई बर्फ के शिलाखंड होते हैं। जब ये शिलाखंड खिसकते हुए आगे बढ़ते हैं तो घर्षण के कारण चट्टानों को कमज़ोर कर तोड़ देते हैं, जिससे मर्दा के पैतृक पदार्थों का
निर्माण हो जाता है। देखो बच्चों, ग्लेशियरों के घर्षण के परिणाम स्वरूप ये जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं और मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। अगला जो कारक है, जो भौतिक कारक है, वो है बच्चों हवा। पांचवा जो बच्चों कारक है वो है आपके हवा। हवा की बात करें तो ये सामान्यतः हवा उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावित होती है जिन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, पहाड़ खुले होते हैं, जहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में, उन चट्टानों के अंदर हवा के वेग के द्वारा ये चट्टानें अपघटित हो जाती हैं। और सामान्यतः ये अपघटन की प्रक्रिया तब और भी ज़्यादा हो जाती है जब हवा के साथ जो मृदा होती है, मृत्तिका होती है, उसके बारीक कण हवा के साथ क्या होते हैं, हवा के साथ चट्टानों से टकराते हैं। तो उस दौरान मृत्तिका और चट्टानों के घर्षण के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं उनकी ऊपर वाली जो सतह होती हैं वो धीरे धीरे घिसके कैसी हो जाती हैं, धीरे धीरे घिसके चिकनी हो जाती हैं और वो जो मृत्तिका के घर्षण के परिणाम स्वरूप मृत्तिका के अन्य छोटे कणों का निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा होगा हवा जो होती हैं वो क्या करती हैं, चट्टानों का अपक्षय को प्रभावित करती है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि हवा खुली चट्टानों, देखो बच्चों, खुली चट्टानों का मतलब है जहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती हैं। हवा खुली चट्टानों को ज़्यादा अपक्षयित करती है। हवा के साथ मृत्तिका के कण, हवा के साथ मृत्तिका के कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो घर्षण के कारण चट्टानें घिसकर चिकनी हो जाती है। जिससे चट्टानों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। देखो बच्चों, जब चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं तो चट्टानों के कमज़ोर होने से उसके जो टूटने का खतरा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है और चट्टानों के टूटने से मृत्तिका का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट जो कारक है बच्चों वो है आपके आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली की बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जब आकाश में बिजली चमकती है तो उसकी कड़कड़ाहट से उसकी ध्वनि के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं वो तड़क जाती हैं। चट्टानों में जो दरारें होती हैं वो बढ़ जाती हैं और चट्टानें कैसी हो जाती हैं, अपक्षयित हो जाती हैं, टूटकर कमज़ोर होकर टूट जाती हैं, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आकाशीय बिजली के कड़कने से कंपन के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें बड़ी होकर
ये दरारें बड़ी होकर क्या करती हैं? बड़ी होकर चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं। ये दरारें क्या होती है बच्चों? ये दरारें बड़ी होकर चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो आकाशीय बिजली के चमकने कड़कने से भी होता है। जब बिजली कड़कती है तो कंपन के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं उनकी जो दरारें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और दरारों के बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे ये चट्टानें टूटकर अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करती हैं। तो बच्चों आज की क्लास में अपन इन्हीं भौतिक कारकों के बारे में चर्चा करेंगे की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन रासायनिक जो अपक्षय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।